स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और आज की क्लास में देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये जो भी होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है अभी, और होम गार्ड का पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और देख लेना, इन 50 क्वेश्चनों में से 5 से 7 क्वेश्चन आपको होम गार्ड के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इन्हीं के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि जो भी हमारे RWA की जो प्रैक्टिस से चल रहे थे, वो मैं आप लोगों को डेली के डेली बेसिस पे प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं। इसके पीछे मेरी एक अपनी बहुत बड़ी मजबूरी है। वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी अभी जो ड्यूटी है वो 9 से 6 हो गई। और 9 से 6 ड्यूटी करने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं बन पाता है कि मैं 100 क्वेश्चनों को टाइप करूं और देन उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि 100 क्वेश्चन टाइप करने में आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा। 100 क्वेश्चन को टाइप करने में ही मेरे को लग जाता है लगभग लगभग 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे मतलब एक एक क्वेश्चन को टाइप करना, फिर उसके ऑप्शंस को डालना, देन उसके बाद में उसके वीडियो को शूट करना, देन एडिट करना। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए मेरे को चाहिए कम से कम 6 से 7 घंटे, तब जाके एक बेस्ट क्वालिटी का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहता हूं बहुत बहुत। और मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन भी मेरा रेस्ट हो, उस रेस्ट वाले दिन में आप लोगों को 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट जरूर प्रोवाइड कराऊं। और अगर इस बीच मुझे वक्त मिलता है कभी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहूं। जो भी कर सकूं आप लोगों के लिए करूंगा। जैसे 50 क्वेश्चनों का जो सेट है वो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लाता रहूंगा। मेहनत जारी है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना देरी के। देखिएगा, आज का पहला ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? यानी मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या याद रखना है? इस 42वें संविधान संशोधन से आपको ये भी याद रखना है कि ये कब हुआ था। तो ये 1976 के अंदर हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और 44वां संविधान संशोधन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको इस 44वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग 44वां ऐसे करके कमेंट करेंगे और मैं कमेंट में ही आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करा दूंगा। और ये 61वां संविधान संशोधन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है ना, वो 21 से घटाकर 18 की गई थी। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों से अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और स्थायी सदस्य की बात करेगा तब हमारा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। और जैसा कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा कि ये इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्हें हम लोग संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 को यानी संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पास कोई डिजिटल पेन नहीं है। जो भी मैं लिखता हूँ वो हाथ से लिखता हूँ, अपनी फिंगर से लिखता हूँ। और लिखने में मेरे को परेशानी हो सकती है, बट मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ताकि आपका जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो सके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे बोलने पर जो भी मैं बोलता हूं उसे आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। जैसे कभी कभी मैं बोल देता हूं और वो लिख नहीं पाता, तो आप लोग उसको जरूर कैप्चर कीजिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब बदला गया? तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब बदला गया है? ये 2018 के अंदर बदला गया है। तो 2018 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2017 से आपको क्या याद रखना है? 2017 से आप लोगों को याद रखना है कि जीएसटी 2017 में लागू हुई थी। तो जीएसटी के बारे में आप लोगों को याद जरूर रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य था? तो भारत में हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र की बात करें तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्यूल सिटीजनशिप किस देश में है? यानी ड्यूल सिटीजनशिप किस देश में है? ड्यूल सिटीजन से आप क्या समझते हैं? आप लोगों को बताना है कि ड्यूल सिटीजनशिप क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ड्यूल सिटीजनशिप वो सिटीजनशिप है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है।
तो आप लोगों को समझना है, अगर ड्यूल सिटीजनशिप है तो यानी दोहरी नागरिकता की बात हो रही है, और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे है, तो ये अमेरिका के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी अपने भारत के अंदर कैसी नागरिकता है, भारत के अंदर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, तथा भारत के अंदर जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात की गई है, तो राज्यसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग केग भी कहते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होता है, यानी महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रक को किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्त करता है, आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता था तो आप लोगों को यह भी जरूर पता होगा कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस आर्टिकल के तहत नियुक्त करता है। और अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। चोरी चोरा कांड के बारे में पूछा गया है, और ये चोरी चोरा कांड कहाँ पे हुआ था, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप लोगों को लोकेशन को भी ध्यान रखना है, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था, और ये 1922 के अंदर हुआ था। देखिएगा फ्रेंड, 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड होता है। और ये चोरी चोरा कांड बेसिकली क्या था, इसमें अंग्रेजों को एक चौकी थी, पुलिस चौकी, उसके अंदर अंग्रेज सिपाही थे, लगभग लगभग 22 सिपाही थे, 20 से 22 सिपाही थे। उन 20 से 22 सिपाहियों को जला दिया गया था, और यही था चोरी चोरा कांड। और इस घटना के बाद क्या परिणाम हुआ, इस घटना के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, उस असहयोग आंदोलन को 1920 में जिसे स्टार्ट किया था उसे 1922 में जाके स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया। और जैसे ही महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया, यानी त्यागा, उसी समय महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। तो इतना सारा जो मैंने आप लोगों को बताना, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी 1922 के ही अंदर ये चोरी चोरा कांड होता है, तो 1922 आप लोग याद जरूर रखिएगा। और 1919 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 1919 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रोलेक्ट एक्ट 1919 में आता है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, और सार्क का मुख्यालय पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी काठमांडू नेपाल में पड़ता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय यानी सार्क का हेडक्वार्टर है। और एक कोलंबो ऑप्शन में दिया है, कोलंबो में किसका मुख्यालय है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर नहीं पता है तो आप लोग कोलंबो टाइप कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कोलंबो में किसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शारदा नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो शारदा नहर परियोजना ये शारदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। और ये 370 आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, अगर आप लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो ये 370 आप लोगों ने बार बार सुना होगा। और ये 370 जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि धारा 370, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो 370 जो है आर्टिकल वो किससे संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है। और नीति आयोग के बारे में पूछा गया है, तो नीति आयोग को पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और ये 2015 में योजना आयोग को ही नीति आयोग के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को अभी कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। और पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है, तो 1951 में स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन भारत कब आया? और साइमन कमीशन के बारे में बात की गई है, तो साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है ये मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत में 1928 के अंदर आया था, लेकिन इसका जो गठन है, इसकी जो नियुक्ति है, वो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 1927 यानी इसका गठन जो है वो 1927 के अंदर ही हो गया था। लेकिन ये भारत कब आया था? भारत आया था 1928 के अंदर। और इसी साइमन कमीशन में गो बैक के नारे देते हुए एक हमारे महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज करने से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिससे वो घायल हो जाते हैं और फिर कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। देन उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको साइमन कमीशन से याद रखनी है और मैं आप लोगों से कमेंट में चाहता हूं कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग सही बताएंगे तब भी मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, और अगर आप लोग गलत बताएंगे तब भी मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब दूंगा, और सही जो भी सदस्य होंगे उनके नाम में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने किया था, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। तो ये डेटें आप लोगों से कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोक अदालत का संबंध किससे है? और लोक अदालत का संबंध न्यायपालिका से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? और श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो 1935 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किस एक्ट के द्वारा यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना होती है? आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, वो भी एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पर, कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जलियांवाला बाग जो है वो 1919 के अंदर हुआ था, तो 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आई होप ये क्वेश्चन सारे लोगों को आता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? और ये वर्तमान में पूछा गया है। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान में अगर भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियों की बात होगी तो 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय संविधान का गठन हुआ यानी संविधान के गठन के समय या प्रारंभ में संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और ये 8 से 12 कैसे हुई, 4 कैसे जुड़ी, ये संविधान में संशोधन कर करके जोड़ी गई। कभी मैं एक क्लास के अंदर आप लोगों को अनुसूचियों का डिटेल वीडियो दे दूंगा, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग अनुसूचियों से बेफिक्र हो जाएंगे, यानी आप लोगों के दिमाग में एक ऐसा फ्रेम बन जाएगा अनुसूचियों से, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची के अंदर किसका प्रावधान है, सारा कुछ उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अशोक स्तंभ किस स्थल पर स्थित है? और अशोक स्तंभ के बारे में पूछा गया है, तो सारनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? और भारत का पहला उपग्रह आप लोगों से पूछा गया है, तो आर्यभट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आई थिंक ये पहला सेट जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उस प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात करोगे तो मुंडकोपनिषद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, और 26 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन अंगीकार भी हो गया था।
और इसी दिन कुछ हद तक काफ़ी अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तब आप लोगों का राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हो गया था। और अगर आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कब हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हुआ, तब आप लोगों का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो पूर्णतः लागू हो गया था, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की, और पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस शहर में लगता है, और ये कुंभ मेला की बात की गई है। तो कुंभ मेला जैसा कि आप लोगों ने भी पिछले दिनों में सुना होगा, जहाँ पे भगदड़ मची थी और काफ़ी लोग वहाँ पे घायल हो गए थे, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो ये कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, और ये कुंभ मेला इतना फेमस है कि यहाँ पर विदेश से लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, और भारतीय संसद के सदन की बात करेंगे तो 2 सदन हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा एवं लोकसभा ये भारतीय संसद के 2 सदन हैं। लेकिन यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, और अगर अंग की बात करेंगे तब हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी भारतीय संसद के 3 अंग हैं। और 3 अंग कौन कौन से हैं? एक तो हमारा राज्यसभा हो गया, एक हमारा राज्यसभा हो जाएगा, और एक हमारा लोकसभा हो गया, एक हमारा लोकसभा, और देन उसके बाद में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ये 3 हमारे जो भारतीय संसद है उसके अंग हैं। तो भारतीय संसद के अंग की बात करेगा तो 3, और भारतीय संसद के सदन की बात करेगा तो 2। राज्यसभा लोकसभा ये हमारे संसद के जो हैं वो सदन है, और राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति ये हमारी भारतीय संसद के अंग हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात की गई है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है तो कंचनजंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब आपका आंसर होगा कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाएगा, तब आप लोगों का आंसर होगा कि कंचनजंगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो होगा हमारा कंचनजंगा। और अगर यहाँ पे केटू भी होता है, केटू यानी गाडविन आस्टीन, यहाँ पे गाडविन आस्टीन का भी नाम होता है। जैसे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा होगा। और अगर पूछा जाएगा ऑप्शन में होता है यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तब आप लोगों का राइट आंसर केटू भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोगों को आंसर चूज करना है कंचनजंगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को किसी और सेट में और भी सही तरीके से क्लियर करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और ये युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर डाले जाते हैं। कभी पूछ लेता है कि युद्ध कब हुआ था, कभी पूछ लेता है कि युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, और कभी ना कभी संधि के बारे में पूछ लेता है कि किस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में एक तरफ होता है बाबर और दूसरी तरफ होता है इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। और बाबर जो है वो दिल्ली सल्तनत यानी भारत में जो दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, उस दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी होता है, उसे हराकर भारत के ऊपर यानी दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक नए वंश मुगल वंश की नींव डाल देता है। और फिर यहाँ से मुगल वंश स्टार्ट होता है, और 1526 से लेकर लगभग जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक अंग्रेज नहीं आ जाते, और तब तक जहाँ तक है तो यहाँ पे ये लोग मुगलों का टाइम पीरियड रहता है, तो मुगल शासन करते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि 1526 से लेकर 1707 यहाँ तक मुगल जो राजवंश था, जो मुगल सल्तनत थी, उस मुगल सल्तनत का एक स्ट्रॉन्ग शासन रहा। यानी 1707 तक जो मुगल थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और मुगल जो है
वो अपना शासन जो है अच्छी तरीके से करते रहे, काफ़ी इन्होंने अपने शासन का विस्तार भी किया। और जैसा कि 1707 के अंदर आप लोगों को पता होगा कि औरंगज़ेब की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत के अंदर उतना मतलब दमखम नहीं रहता है, उतनी स्ट्रॉन्ग मुगल सल्तनत नहीं रहती है। फिर अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं और अंग्रेज़ मुगलिया सल्तनत को धीरे-धीरे निचोड़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर अंग्रेज़ मुगल सल्तनत को ऑलमोस्ट समाप्ति कर देते हैं और भारत के ऊपर अपना शासन जो है स्थापित कर लेते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे कि आप 1857 की क्रांति आएगी, कैसे-कैसे वो सब मैं कभी एक जब मतलब डिटेल वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे से क्लियर करूँगा कि किस तरीके से हमारा जो देश था वो गुलाम हुआ। तो आप लोग वेट कीजिएगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर एक तरफ होता है बाबर और एक तरफ होता है इब्राहिम लोदी, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इब्राहिम लोदी की हार के बाद बाबर जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक नए राजवंश की मुगल सल्तनत की नींव डाल देता है, और यहाँ से मुगल सल्तनत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? और उत्तर प्रदेश के राज्य पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? और डब्ल्यूएचओ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसके हेडक्वार्टर की बात की गई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का निर्माता पूछा गया है, तो कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? और चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा आंदोलन था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। और राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, और जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 360 इसके द्वारा वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक अपने भारत के अंदर कभी भी नहीं लगा है। तो आप लोगों को ये 360 के बारे में भी याद जरूर रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? यानी नीली क्रांति के बारे में पूछा गया है, और इसका जो संबंध है वो मत्स्य पालन से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा अवार्ड किस व्यक्ति को अभी रिसेंटली में मिला है, कौन से अवार्ड के अंदर कितनी धनराशि दी जाती है, और कौन सा अवार्ड जो है वो किस देश के या किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चन भी जरूर करवाऊंगा, और मॉक टेस्ट के अंदर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हूबहू वैसा ही मॉक टेस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं जैसा कि एग्जाम्स में आता है। हर एक टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी, मैं उन्हीं टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। और जैसे कि एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है, मैं भी कोशिश करूंगा कि उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा शैली में आप लोगों को क्वेश्चन करा सकूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक कोशिश है जो अभी जारी है, और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को कब हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, और ये कब स्टार्ट हुआ था भारत रत्न? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1954 के अंदर भारत रत्न स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? और गोल्डन टेम्पल के बारे में पूछा गया है, और ये आप लोगों को पता होगा कि गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर के अंदर है। और अमृतसर कहाँ पे, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैं सोचता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देखेगा उसे जरूर आता होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं
जो भी बहन और भाई मेरे इस वीडियो को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, और ऐसे कमेंट करेंगे जैसे 44 का ए, ताकि मैं जान सकूं कि किस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट किया गया है। जैसे 44 का ए, 45 का बी, इस तरीके से आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का जो ए है वो राइट आंसर बताया है ऑडियंस ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कमेंट के रूप में पूछा है, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, या सार्क का सचिवालय कहाँ है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से जुड़े थे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विक्रम साराभाई जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हैं, यानी इनका जो संबंध है वो अंतरिक्ष विज्ञान से है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये आप लोगों को कमेंट में अगर पता है इसके बारे में तो कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, और उत्तर प्रदेश के राज्य वृक्ष के बारे में पूछा गया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जैसे आप लोगों को पता होगा कि अशोक को हम लोग कहते हैं, अशोक जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है, और राज्य पुष्प के बारे में अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, और अगर नहीं मालूम है तो आप लोग क्वेश्चन के कमेंट में 47 लिख के छोड़िएगा, और मैं 47 देखते ही मैं आप लोगों का इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है कमेंट कर दूंगा। तो मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। और जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि संसद का जो संयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, और भारत की सबसे लंबी तटरेखा पूछी गई है। तो कौन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है, तो गुजरात राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ये तो सबसे लंबी हो गई, और सबसे कम किसकी है, तो उसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा को भी आप लोग याद जरूर रखेंगे। गोवा की जो तटरेखा है वो सबसे छोटी तटरेखा है, और जो गुजरात है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो आप लोग ये याद जरूर रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 को आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के अंदर है, और बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं, आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अच्छे क्वेश्चन नहीं लगे होते तो आप लोग रास्ते में ही इस वीडियो को स्किप करके चले जाते। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे तो लगता है कि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, आप लोगों को इनका नॉलेज होना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराए, और ये मेरा यकीन मानिए कि 50 ना होके ये कम से कम मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्योंकि जब भी मैं ऑप्शन को देखता हूँ उन ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी जो ऑप्शन होते हैं उन क्वेश्चनों को बाहर निकालता हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। और अभी मेरे पास, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पास कोई डिजिटल पेन नहीं है, और जिस दिन मेरे पास डिजिटल पेन आ गया उस दिन मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा, कि इस लिख के बताऊंगा। और मुझे इंतजार रहेगा आपके सपोर्ट का, और आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए ये सब कर पाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लाइक कमेंट जरूर करें, और लाइक कमेंट करने के साथ साथ अपना सपोर्ट बनाएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।